हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। मैं हूं आरती छावरी। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉपिक है ऑल इम्पॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस इन वन शॉट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों ये टॉपिक करना ज़रूरी है। तो एक बार फिर से आइए मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखाती हूँ। अब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में सूरत का सेशन हुआ था, उससे जुड़ी हुई डिटेल पूछी गई है इस क्वेश्चन में। अगला सवाल देखोगे तो फेमस कैलकाटा सेशन की बात की गई है 1906 में। कांग्रेस के सेशंस हैं ये, और ये सारे जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन है, पहला सेशन, वो कहाँ पर हुआ? पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ हुआ? सेकंड सेशन किसकी प्रेसिडेंसी में हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग जो है वो एक सेशन में, लखनऊ सेशन में मिली हैं। सेशंस, कांग्रेस के सेशन से है ये पूरा सवाल। मतलब कांग्रेस जब मिला करती थी, मीटिंग किया करती थी। इसी तरह से सरोजनी नायडू जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी क्या कांग्रेस की? CR दास प्रेसिडेंटशिप से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कांग्रेस के हर सेशन को प्रिसाइड करना पड़ता था किसी ना किसी के द्वारा। ये देखिए, सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। टॉपिक दिखा रही हूँ मैं आपको, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लाहौर सेशन में यहाँ पर क्या हुआ है? 2010 का प्रश्न है। कराची सेशन 1931 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसकी प्रेसिडेंसी में लाहौर सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का? लाहौर सेशन, कराची सेशन, सूरत सेशन। किस कांग्रेस सेशन में वर्किंग कमेटी ऑथराइज टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? अगेन सेशन पूछा जा रहा है, कौन से सेशन में? कराची सेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसमें किसने रेजोल्यूशन यहाँ पर ड्राफ्ट किया फंडामेंटल राइट्स के ऊपर? कराची सेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लियरली यहाँ पे प्रश्न आए हैं कांग्रेस के सेशन से। तो कांग्रेस के कुछ इम्पॉर्टेंट सेशंस हैं जो कि हमें यहाँ पर कवर करने चाहिए, जिनकी हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये जो सेशंस हैं यहाँ से डायरेक्टली सवाल आते हैं, इसीलिए हम आज इस टॉपिक को करने वाले हैं एक ही वीडियो में। अब टॉपिक को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर वैसे तो लिस्ट बनाई है, लेकिन लिस्ट जो है उसकी सहायता से कहानी को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए लिस्ट ज़रूर है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर हर सेशन की स्टोरी को भी प्रॉपरली समझाऊंगी। तो सबसे पहले तो 1885 वो ईयर था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। नेशनल लेवल पर, पैन इंडिया लेवल पर एक एसोसिएशन बना। ये जो एसोसिएशन था इसकी पहली मीटिंग बॉम्बे में हो रही है व्योमकेश बैनर्जी के अंडर। ये पहला सेशन था, इसीलिए आपको इसकी लोकेशन जो है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनिशियली तो बहुत कम लोग थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, सिर्फ 72 डेलीगेट्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन समय के साथ भारत की अलग अलग सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो कांग्रेस का हिस्सा बनने लग गए। जैसे अगले ही सेशन से दादा भाई नौरोजी पारसीज को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस में आते हैं और कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड भी करते हैं। सईद बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम बने जो कि यहाँ पर कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड कर रहे हैं। जॉर्ज यूले जो हैं वो पहले अंग्रेज बने, पहले यूरोपियन बने जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहला सेशन व्योमकेश बैनर्जी ने प्रिसाइड किया है। सबसे पहले पारसी प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी, सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट सईद बदरुद्दीन तैयब जी, और यूरोपियन प्रेसिडेंट जॉर्ज यूले भी आपको दिखेंगे। फिर हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमारे पास 1896 का एक सेशन है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैलकाटा में कई सेशंस हुए हैं, इससे कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस भी हैं जिसकी लोकेशन हम कैलकाटा याद रखेंगे, बट राइट नाउ आप यहाँ याद ध्यान रखें। ये सेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, रहमतुल्लाह सैनी के द्वारा प्रिसाइडेड, क्योंकि इसमें नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। एंड एज यू नो इस ईयर वंदे मातरम पर काफ़ी डिस्कशंस भी हुए हैं।
फिर आता है आपका 1905 का सेशन जो कि बनारस में हो रहा है गोपाल कृष्ण गोखले के अंडर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। इस सेशन से थोड़ा थोड़ा जो कन्फ्लिक्ट है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में वो दिखने लग गया था। थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअल में कांग्रेस में ऐसे नेता भी थे जिनको हमने मॉडरेट कहा है, जो कि यहाँ पर याचिका दायर करने पर विश्वास रखते थे, लॉज के आधार पर, लॉज के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ पर चीज़ों को अप्रोच करना ज़्यादा बेहतर समझते थे कि हम यहाँ पे ब्रिटिशर्स के आगे याचिका दायर करेंगे, पिटिशन डालेंगे कि क्या तकलीफ़ें हैं और ब्रिटिशर्स उस पर काम करेंगे। दूसरी तरफ इन्हें हम नरम दल के नेता कहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, यानी कि गरम दल के नेता, जो इस तरह की पेटिशन वाली अप्रोच को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि हमें रोड पर उतरना चाहिए, नारेबाजी करनी चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए, इस तरह से ब्रिटिशर्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो 1905 आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है? 1905 में भारत का जो वाइसरॉय था वो था कर्जन, और उसने बंगाल का विभाजन कर दिया, बंगाल पार्टीशन। अब इस बंगाल पार्टीशन के खिलाफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाती है और उसी में स्वदेशी का मुद्दा भी जोड़ देती है, जिसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट में वो तब्दील हो जाता है। लेकिन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की जो अप्रोच थी इसमें वो वेरी करती थी। मॉडरेट्स का मानना था कि हमें यहाँ पर सिर्फ बंगाल तक सीमित रहना चाहिए क्योंकि ये बंगाल के मुद्दे पर है। इसी के साथ साथ हमें सिर्फ गुड्स को ही बॉयकॉट करना चाहिए। दूसरी तरफ आते हैं एक्सट्रीमिस्ट, उनका मानना था कि नहीं, हमें स्वदेशी मूवमेंट को पैन इंडिया मूवमेंट बनाना चाहिए, और तो और हमें सिर्फ गुड्स ही नहीं, हर एक चीज़, इवन ब्रिटिश ऑफिसेस जो हैं उनको भी बॉयकॉट करना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स तक को बॉयकॉट करना चाहिए। तो ये एक फ्रिक्शन यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं के बीच में डेवलप होना शुरू होता है 1905 के सेशन में। एक कन्फ्लिक्ट जो है वो नज़र आने लगता है कि आखिर स्वदेशी मूवमेंट जो है उसको किस रूप में हम एक्सपैंड करें। एक और चीज़, ऑब्वियसली स्वदेशी मूवमेंट बंगाल पार्टीशन के खिलाफ चल रहा है, तो इस दौरान नेशनल एजुकेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है उसकी भी शुरुआत इसी सेशन में हुई है। 1906 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। आपको यहाँ पे जानना ये बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस का सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कौन प्रिसाइड कर रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता था जानना, क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट होता था उसके अपने जो पर्सनल आइडियोलॉजीज होती थी, कहीं ना कहीं पूरे सेशन का डिस्कशन उसी तरफ मुड़ जाता था, उसी चीज की तरफ इंक्लाइंड होता था। तो सोच के देखो, अगर कांग्रेस का सेशन एक मॉडरेट लीडर प्रिसाइड करेंगे तो उसी हिसाब की पूरा डिस्कशन जो है उसमें होगा। अगर एक एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करते हैं तो जो भी डिस्कशंस यहाँ पे कांग्रेस के सेशन में होंगे वो एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच के हिसाब से आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो 1906 का जो सेशन था, इस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि लोकमान्य तिलक प्रिसाइड करें, लेकिन मॉडरेट्स ने लोकमान्य तिलक को यहाँ पर प्रेसिडेंट की पोस्ट पर पहुँचने से रोकने के लिए अपनी तरफ से दादा भाई नौरोजी को पुश किया। अब दादा भाई नौरोजी इतने रिस्पेक्टफुल फिगर थे कि जब ये यहाँ पर प्रेसिडेंटशिप के लिए आगे आए तो लोकमान्य तिलक जो है वो खुद ही पीछे हट गए। तो 1906 का सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर सेशन में स्वराज जो है उसका जिक्र किया गया है, बल्कि ये पर्टिकुलर सेशन ऐसा सेशन था जिसमें यहाँ पर 4 रेजोल्यूशंस पास किए गए थे कि 4 ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिसके ऊपर हम काम करेंगे। अब वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक PYQ भी आया है। अब बात आती है 1907 की। तो सबने सोचा कि ठीक है, सूरत में ये सेशन हो रहा है, कोई बात नहीं, पिछला तो दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया था, इस बार वाला तो ज़रूर लोकमान्य तिलक जी ही प्रिसाइड करेंगे। लेकिन मॉडरेट्स फिर से यहाँ पर स्मार्ट निकले, उन्होंने लॉज ही बदल दिए, मतलब रूल बदल दिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके, और नया रूल बनाया कि अगर आपकी होम प्रेसिडेंसी में सेशन हो रहा है तो आप उसे प्रिसाइड नहीं कर सकते। अब लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र के रहने वाले, सूरत में ये सेशन हो रहा है, सूरत उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट होता था, तो रूल के हिसाब से अब भी वो इस पर्टिकुलर सेशन को प्रिसाइड नहीं कर सकते, एंड रास बिहारी घोष ने इसे प्रिसाइड किया। लेकिन अब एक्सट्रीमिस्ट को ये फ्रिक्शन महसूस क्लियरली होने लग गया था, और आप देखेंगे
कि इसी पर्टिकुलर सूरत सेशन में कांग्रेस स्प्लिट हो गई, एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो इस सेशन को छोड़कर हॉल से बाहर निकल गए। तो एक स्प्लिट आपको मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में इसी सेशन में देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्रीलिम्स नज़दीक हैं और हम यहाँ पर लेकर आए हैं 2 इयर्स का करंट अफेयर्स का पूरा PT 730। आप यहाँ पर इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और आप इस मैगजीन को फ्री पा सकते हैं। पूरे इंपॉर्टेंट जितने भी नोट्स थे सब्जेक्ट वाइज वो यहाँ पर इसमें कंपाइल किए गए हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर ऑल इंडिया अनअकैडमी ऑल इंडिया UPSC CSE प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। 5 अप्रैल को ये होने वाला है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार से आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसी पैटर्न पे ये टेस्ट होगा। इसी के साथ आप यहाँ पर अनअकैडमी प्लस जो है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सब्सक्रिप्शन ऑफर के अंडर, एंड आप यहाँ पे रेफरल कोड यूज कर सकते हैं ARTI1702। सब्सक्राइब करने पे मिलेगा क्या? सब्सक्राइब करने पर आप यहाँ पर इन सारे के सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि प्रारंभ, नींव, मंजिल और आगाज, और अपने पूरे के पूरे सिलेबस को बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। तो आज ही एनरोल करें और हाँ, फ्री PT 730 जो है उसको यहाँ पर डाउनलोड करना ना भूलें। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। हम आगे बढ़ते हैं। 1909 का सेशन जो कि मदन मोहन मालवीय जो है उनके द्वारा प्रिसाइड किया गया है। इस पर्टिकुलर सेशन में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो आया था उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट के जो राइट्स दिए गए थे उसको हम कह सकते हैं कि उसके अगेंस्ट यहाँ पर खड़े हुए थे कांग्रेस। अब थोड़ा मैं आपको कहानी बता देती हूँ। पॉइंट ये है कि ये मूवमेंट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। 1907 में हमने देखा कांग्रेस स्प्लिट हो गई। इस स्प्लिट का फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। ब्रिटिशर्स ने मॉडरेट्स को खुश करने की कोशिश की और एक्सट्रीमिस्ट को पकड़ के जेल में डाल दिया। तो 1908 में लोकमान्य तिलक जेल में पहुंच गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया। दूसरी तरफ मॉडरेट्स को खुश करने के लिए यहाँ पर एक एक्ट लाया गया जिससे मॉडरेट्स को यहाँ पर ये महसूस हो कि नहीं, ब्रिटिशर्स हमारी बातें कंसिडर तो करते हैं। वही है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट के राइट्स दिए गए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर है और उसमें यहाँ पर हमने मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व कर दी तो ऑब्वियस है कि उस सीट के ऊपर मुस्लिम लीडर्स ही एज कैंडिडेट इलेक्शन में फाइट करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि इवन जो वोटर्स होंगे वो भी मुस्लिम्स होंगे। तो ये 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट का पॉइंट पहली बार आया था जिसको अपोज किया गया था इस सेशन में। आप ये लोकेशन मत याद रखिएगा क्योंकि एक और ज़्यादा पॉपुलर सेशन है हमारा लाहौर सेशन। तो जस्ट रिमेंबर 1909, मदन मोहन मालवीय एंड दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। अब बात आती है 1916 की। ये ईयर भी याद होना चाहिए, ये सेशन भी याद होना चाहिए, प्रेसिडेंट भी याद होने चाहिए और ये पूरी कहानी भी। क्या है देखिए लोकमान्य तिलक जो हैं वो जेल से बाहर आ चुके हैं। मॉडरेट्स को समझ आ गया है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू डिवाइड एंड रूल खेलते हैं। मॉडरेट्स खुद यहाँ पे लोकमान्य तिलक को इनवाइट कर रहे हैं सेशन ज्वाइन करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो हैं उनको यूनाइट करने के लिए। तो ये पर्टिकुलर सेशन इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसमें जो 2 फैक्शंस हुए थे, पीछे जो स्प्लिट आया था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनके बीच में आप वापस से उन्हें यूनाइट होते हुए देखते हो, उन्हें आप जुड़ते हुए देखते हो, मर्ज होते हुए देखते हो। नॉट ओनली दिस, आपका जो बंगाल पार्टीशन हुआ उसके बाद 1906 में बांग्लादेश में ढाका, जो आज का बांग्लादेश है, ढाका जो है, वहाँ पर मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई थी। और वो मुस्लिम लीग अब ब्रिटिशर्स से खफा है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बंगाल पार्टीशन रद्द कर दिया है और वो वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा है इस दौरान, जिसमें ऑटोमन टर्किश एम्पायर जो कि एक मुस्लिम स्टेट था उसके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगा रहे थे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ऑटोमन टर्किश एम्पायर से फूड फ्यूल की हेल्प मांगी थी जो उन्होंने नहीं दी, जर्मनी को दी। तो ब्रिटेन ने यहाँ पर काफ़ी अनाउंसमेंट की कि अगर ऑटोमन टर्किश एम्पायर हार गया तो उसके राजा को हम उसकी पोस्ट से हटा देंगे।
अब उस टर्किश एम्पायर का राजा खलीफा कहलाता था, जो कि सभी सुन्नी मुस्लिम्स का रिलीजियस हेड था, जिसकी वजह से सुन्नी मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और यही चीज़ यहाँ भी देखी गई। तो न कि सिर्फ यहाँ पे आपको मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट यूनाइट होते हुए देखते हैं, बल्कि यहाँ पे मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो भी एक साथ बैठती है और एक जॉइंट सेशन करती है। यही है लखनऊ सेशन। जॉइंट सेशन में जॉइंट डिमांड्स ब्रिटिशर्स के सामने पेश की गई थी। यहाँ पे ही पैक्ट साइन हुआ, लखनऊ पैक्ट। अब ये ईयर मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मैटर करती है कि कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी। एनी बेसेंट थी। ये मैटर करती है इंफॉर्मेशन। तो ओनली दिस पार्ट इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 1920 की तरफ। अब थोड़ा सा कहानी को लेके जाते हैं आगे। पहली बात तो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश इसमें जीत गए हैं, जर्मनी हार गया है, ऑटोमन टर्किश एम्पायर हार गया है, और जैसा कहा गया था खलीफा उसे उसकी पोस्ट से हटा दिया गया है। भारत में इसका रिएक्शन देखने को मिला, खिलाफत आंदोलन देखने को मिला। गांधी जी ने भी सोचा कि जिस तरह से मुस्लिम्स यहाँ पे खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं उसी को सपोर्ट करते हुए मैं भी अपना एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाऊंगा। बाय द वे, गांधी जी भी भारत में एंटर हो चुके हैं 1915 में, तो वो भी यहाँ पे ऑब्वियसली अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ जलियांवाला बाग इंसिडेंट, रॉलेट एक्ट, इन सारे मुद्दों पर वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं। लोकमान्य तिलक जो हैं उनकी इस बीच मृत्यु हो चुकी है, दादा भाई नौरोजी की भी पीछे मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पर कांग्रेस एक नए लीडर की तलाश में है और वो महात्मा गांधी होंगे। महात्मा गांधी जब कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो उनको समझ आता है कि कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान एक स्पेशल सेशन होता है जिसको हम नागपुर सेशन कहते हैं। वीर राघवाचारी जो हैं उनके द्वारा इसको प्रिसाइड किया गया था। ये सेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? इस सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो अडॉप्ट किया गया कि हम ये मूवमेंट करेंगे, बट अलॉन्ग विद दैट इसमें कुछ बदलाव लाए गए। कांग्रेस जो है वो साल में एक बार मिलती थी, रेजोल्यूशन पास करती थी, फिर पूरे साल कोई रिव्यू फीडबैक मीटिंग नहीं होती थी कि हमने उन रेजोल्यूशंस पे कितना काम किया। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को हम यहाँ पे रेजोल्यूशन लेते हैं कि ये पूरा साल जो है ये कम बैक ईयर होगा, या हम अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, पढ़ाई करेंगे। फिर पूरे साल यहाँ पे कोई हमसे पूछने वाला नहीं होता कि 1 जनवरी को जो रेजोल्यूशन लिया था तुमने उस पर कितना काम किया। कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही था। तो यहाँ इसके स्ट्रक्चर को बदलना ज़रूरी था, इसीलिए कांग्रेस में एक इंटरनल लेवल पे वर्किंग कमेटी बनाई गई जो कि रेजोल्यूशन पास करेगी और ये टाइम पर ये भी चेक करेगी कि उस रेजोल्यूशन के ऊपर कांग्रेस ने कितना काम किया है। तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी 15 मेंबर्स की इसी सेशन के दौरान आ रही है। नॉट ओनली दिस, कांग्रेस की प्रोविंशियल लेवल पर भी कमिटीज़ बनाई गई, और प्रोविंशियल लेवल पर जो कमिटीज़ होंगी उसमें जो मेंबर्स होंगे वो लैंग्वेज के आधार पर होंगे, मतलब सेम लैंग्वेज बोलने वाले एक पर्टिकुलर प्रोविंस के कमेटी के मेंबर होंगे। तो लैंग्वेज के आधार पर प्रोविंशियल वर्किंग कमिटीज़ भी बनी हैं। इवन यहाँ पे कांग्रेस की जो मेंबरशिप का फ़ी था उसे भी कम कर दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें। तो दिस नागपुर सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, लेकिन गांधी जी को चोरी चोरा इंसिडेंट के वजह से यहाँ पर उस मूवमेंट को रद्द करना पड़ा था, और उसके तुरंत बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे महात्मा गांधी को पकड़ के जेल में डाल दिया। अब कांग्रेस के ही अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जिनका कहना है कि हमें गांधी जी का वेट करना चाहिए, गांधी जी यहाँ पर आएंगे, तब तक हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, हम अनटचेबिलिटी के खिलाफ कैंपेन करेंगे, स्वदेशी खादी को प्रमोट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे नेता भी थे जो कि अब गांधी जी के अप्रोच पर क्वेश्चन कर रहे थे। उनका कहना था कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बॉयकॉट नहीं करनी चाहिए, हमें इलेक्शन लड़ने चाहिए, काउंसिल्स में एंटर होना चाहिए। वाइसरॉय की काउंसिल में अगर हम बैठेंगे तो हम अंदरूनी तौर पर ही यहाँ पर जो कंट्रोवर्शियल मान लीजिए बिल्स वगैरह होंगे उनको वहाँ पर रोक पाएंगे। तो ये जो फाइट यहाँ पर चल रही है
इसमें जो मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर होना चाहते हैं उनको हमने स्वराजिस्ट कहा, और जो यहाँ पे गांधी जी की ही अप्रोच फॉलो करना चाह रहे थे वो नो चेंजर्स थे। तो एक बार फिर से ये माहौल सा बन गया था कि शायद कांग्रेस में स्प्लिट आएगा, बट उस स्प्लिट को अवॉइड किया गया गया सेशन में। गया सेशन में एक चीज़ ये हुई है कि मोहम्मद अली जिन्ना इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ देंगे, बट अलॉन्ग विद दैट इस पर्टिकुलर सेशन में यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया कि कांग्रेस के अंदर ही यहाँ पर एक फैक्शन रेडी होगा, कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी, जो कि इलेक्शन लड़ेगी। पूरी कांग्रेस नहीं इलेक्शन लड़ रही है, कांग्रेस के अंदर स्वराजिस्ट का एक ग्रुप है जिसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू हैं, और वो यहाँ पर इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो आपको वो इलेक्शन लड़ते हुए दिखते हैं। मतलब गया सेशन में ये स्थिति आ गई थी, एंड फाइनली आप यहाँ पर वो चीज़ जो होती देखेंगे वो अगले सेशन में, जैसे काकीनाडा में आप ये चीज़ होते हुए देखते हैं। नाउ गांधी जी इज आउट ऑफ जेल, वो जेल से वापस आ गए हैं। देयर इज वन बेलगांव सेशन, ये इकलौता ऐसा सेशन है जो महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया है। आप बस इतनी ही इंफॉर्मेशन को याद रखिए। ये ईयर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कानपुर सेशन। बस ये याद रखिए कि सरोजनी नायडू जो हैं वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस को प्रिसाइड किया था। लेकिन अगर कोई कहे पहली महिला तो वो एनी बेसेंट है, बट पहली भारतीय महिला तो वो सरोजनी नायडू है। इसके बाद यहाँ पर इसे छोड़ दीजिए, नॉट इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर सेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कैलकाटा सेशन, मोतीलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या स्टोरी है इसके पीछे की? देखो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पॉइंट ये है कि 1927 जो है उसमें आपकी साइमन कमेटी आई। साइमन कमेटी जो आई थी भारत में, वो इसलिए आई थी कि वो 1919 का जो एक्ट था एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ, वो किस तरह से काम कर रहा है उसको रिव्यू करने के लिए और उससे जुड़े हुए रिकमेंडेशन देने के लिए। मतलब अब भारत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, उससे जुड़े हुए प्रपोजल रिकमेंडेशन के लिए ये कमेटी आई थी। इस कमेटी में एक भी भारतीय नहीं था, एक भी इंडियन नहीं था। इस वजह से साइमन कमेटी का बहुत विरोध हुआ। उस समय में भारत के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ना, उनका नाम था ब्रिक्किनहेड। अब ब्रिक्किनहेड यहाँ पर चीखने लग गए। वो कहने लगे कि भाई तुम यहाँ पे जो इतना दावा करते रहते हो, भारत को आज़ाद कर दो, फ्रीडम की मांग करते रहते हो, क्या तुम में से कोई भी ऐसा है जो कि मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके? चैलेंज ये है कि तुम्हें एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है जिसके ऊपर सभी लोग अग्री करें, भारत का हर सेक्शन अग्री करे। तो उस समय जो मोतीलाल नेहरू हैं, उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी किया था। इसी ड्राफ्ट को हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। हालांकि बात सही थी, इस नेहरू रिपोर्ट से सब अग्री नहीं किए। मुस्लिम लीग वॉज नॉट ओके विद नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात थी। नेहरू रिपोर्ट कहती थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा ब्रिटिशर्स की तरफ से। मुस्लिम लीग तो छोड़िए, कांग्रेस के ही कई नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस इस पॉइंट से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए, भारत एक सोवरेन कंट्री बनना चाहिए। तो नेहरू रिपोर्ट को 1928 के इस कैलकाटा सेशन में पेश किया गया। नेहरू रिपोर्ट को काफ़ी ऑपोजिशन फेस करना पड़ा। कॉम्प्रोमाइज़ ये निकला, मतलब सल्यूशन इन्होंने ये निकाला है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि चलो 1 साल का अल्टीमेटम दे देते हैं ब्रिटिशर्स को। अगर 1 साल के भीतर उन्होंने यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया भारत को, ये डिमांड एक्सेप्ट नहीं की, तो हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे। ये पूरा 1 साल बीत गया, 1929 आया, लाहौर सेशन। ईयर भी याद होना चाहिए, सेशन कहाँ हुआ वो भी, और प्रेसिडेंट भी। तो क्योंकि 1 साल अब बीत गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि अब हम पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास करेंगे। पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन यहाँ पर पास हुआ है। नॉट ओनली दिस, 26 जनवरी 1930 जो है
वो इंडिपेंडेंस डे के रूप में डिक्लेयर कर दिया था। ब्रिटिशर्स को कहा गया कि आपके पास 26 जनवरी 1930 तक का समय है, आप भारत को आज़ाद कर दीजिए क्योंकि 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि वाई 26 जनवरी सो इम्पोर्टेंट। देखो, हम इस दिन आज़ाद तो नहीं हुए, दैट इज़ ट्रू, लेकिन ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट थी कि आगे चल के हमने सोचा कि क्यों ना हम इस दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एनफोर्स करें। तो 26 जनवरी को आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्स हुआ है। ओके, वो एनफोर्स हुआ है। और इसी पर्टिकुलर सेशन में यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की भी बात की गई कि अगर ये बातें नहीं एक्सेप्ट की गई तो आगे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर देंगे। हुआ भी एक्चुअल में, 26 जनवरी भी आई और यहाँ पे भारत आज़ाद भी नहीं हुआ। तब गांधी जी आगे आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ब्रिटिशर्स को 11 डिमांड्स पेश कर रहा हूँ, अगर वो 11 डिमांड्स मानते हैं तो ओके, अदरवाइज मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करूँगा। और उन्होंने वो 11 डिमांड्स नहीं मानी और गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया दांडी मार्च से 1930, 12 मार्च 1930। सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं हम इसको। अब वो दांडी मार्च या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इतना पॉपुलर हुआ, इतना ज़्यादा उसको न्यूज़पेपर और मीडिया में कवर किया गया कि ब्रिटेन की जनता ही पूछने लग गई अपनी अथॉरिटीज़ से, अपनी गवर्नमेंट से कि आखिर आप ऐसा क्या कर रहे हो भारत में कि लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि न्यूज़पेपर्स में कवरेज भी मिल रहा है। तब यहाँ पे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, तब उन्होंने तय किया कि नहीं, हमें यहाँ पर महात्मा गांधी से बात करनी चाहिए। तब उस समय के वाइसरॉय अरविन जो हैं वो यहाँ पर गांधी जी से बात करते हैं और गांधी अरविन पैक्ट साइन करते हैं। वो गांधी जी को कहते हैं कि देखिए सर, आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रद्द कर दीजिए और हम यहाँ पे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं साइमन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे चर्चा के लिए, उसमें आइए। गांधी जी ने भी कुछ डिमांड्स पेश की थी। अब ये जो पैक्ट है, ये पैक्ट साइन हुआ है तो कांग्रेस को इसे अप्रूव तो करना पड़ेगा ना। तो कांग्रेस इसे अप्रूव करेगी 1931 के कराची सेशन में। गांधी अरविन पैक्ट जो है वो यहाँ पर एंडोर्स किया गया था और इसी पर्टिकुलर सेशन में फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है उस पर रेजोल्यूशन भी पास किया गया था कि अब हम फंडामेंटल राइट्स के लिए भी फाइट करेंगे, इकोनॉमिक प्रोग्राम भी लेकर आएंगे, उस पर भी बात हुई थी। इवन इसी सेशन में पूर्ण स्वराज की जो मांग है उसको रीआइट्रेट किया गया कि हम उससे पीछे नहीं हटे हैं, अब अभी भी पूर्ण स्वराज ही मांगेंगे। तो ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला सेशन था जो एक गांव में हुआ था। दैट्स इट, उतना ही आपको याद रखना है। अब 2 सेशन आएंगे, 1938 और 1939 का सेशन, एक हरिपुरा और एक त्रिपुरी सेशन। वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस, काफ़ी कुछ हुआ है इन सेशंस में। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कांग्रेस का सेशन जो व्यक्ति प्रिसाइड करता है ना, उसके जो अपने विचार हैं, आइडियाज़ हैं, आइडियोलॉजी है, अप्रोच है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सेशन में जो चर्चा होगी उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो अब हम हरिपुरा सेशन की बात करेंगे जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रिसाइड किया था। इस पर्टिकुलर सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी जवाहरलाल नेहरू के अंडर, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है उसको प्लान करेगी। हालांकि उस पर काम हो नहीं पाया, ये चीज़ भारत की आज़ादी के बाद ही होगा अब, लेकिन ये कमेटी ज़रूर बनी थी। तो इसे सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रिसाइड किया था। अब ये त्रिपुरी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब सुभाष चंद्र बोस जी है ना, थोड़े से रेडिकल विचार रखते थे, रेवोल्यूशनरी विचार रखते थे। तो एक और सेशन सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा अगर प्रिसाइड होता है तो इसमें उसी तरह के रेवोल्यूशनरी डिस्कशंस होंगे। अब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन में पट्टाभी सीतारमैया नाम के एक लीडर को उतार दिया। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पे कांग्रेस के जितने लीडर्स थे, लगभग 500 प्लस लीडर्स थे, उनमें से 1500 के आसपास प्लस लीडर्स थे, मैं ये अप्रॉक्स बता रही हूँ, और 1300 के आसपास यहाँ पे
वोट्स जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस को मिले और सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन में जीत गए और उन्होंने इस सेशन को भी प्रिसाइड किया। बट पता है आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये कि गांधी जी ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी कि ये पट्टा भी सीतारमैया की हार नहीं थी, ये तो मेरी हार थी। ये सुन के सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिजाइन कर देंगे और इस सेशन को राजेंद्र प्रसाद जी प्रिसाइड करेंगे और आगे चलकर वो कांग्रेस से अलग होके अपना एक एसोसिएशन बनाएंगे जिसको हम फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसीलिए त्रिपुरी सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक फाइट जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब भारत की आज़ादी से पहले 3 और इम्पॉर्टेंट सेशंस हुए हैं, जैसे कि 1940 का रामगढ़ सेशन। वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? आपको थोड़ी सी स्टोरी में समझा देती हूँ। ये जो 1939 है, बल्कि डेट भी अगर मैं बताऊँ तो 3 सितंबर 1939। 3 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने यहाँ पे जर्मनी पे वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर कर दिया है। अब क्या पॉइंट है कि हमारे भारत का जो वाइसरॉय था ना, उसने भी जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। मतलब एक तरह से इंडिया ब्रिटेन को सपोर्ट करेगा जर्मनी के खिलाफ इस वर्ल्ड वॉर 2 में, जिससे हम बहुत खुश नहीं थे। वर्ल्ड वॉर 1 में भी हमें ऐसे ही फालतू में घसीटा गया था और इकोनॉमिकली हमें बहुत नुकसान हुआ, पूरा डिस्ट्रेस हमें फेस करना पड़ा। अब यहाँ पे जब ऐसा हुआ 1939 में, तो कांग्रेस का एक वार्धा सेशन हुआ है। आई थिंक ये वार्धा सेशन मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। इस वार्धा सेशन को जवाहरलाल नेहरू जी प्रिसाइड कर रहे हैं और इसमें डिस्कशन हो रहा है कि अब करना क्या चाहिए। एक तरफ गांधी जी थे जिनका कहना था कि देखो ब्रिटिशर्स तो यहाँ पे जो युद्ध लड़ रहे हैं, जो फाइट कर रहे हैं, वो फासिज्म के खिलाफ है, तो हमें ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस थे जिनका कहना था कि नहीं, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है वॉर लड़ने में, हमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एज अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहिए, भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देना चाहिए और अपनी भारत की आज़ादी को छीन लेना चाहिए। फिर आते हैं जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने गांधी जी को समझाया कि गांधी जी देखिए, वॉर में लड़ने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। आज हम ब्रिटेन की कॉलोनी कहलाते हैं, अगर वॉर जर्मनी जीत गया तो कल हम जर्मनी की कॉलोनी कहलाएंगे। और इस टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने से पहले थोड़ा हमें ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएट कर लेना चाहिए। तो हमने नेगोशिएट किया। तो वार्धा सेशन हुआ है यहाँ पे 1939 में, और इस वार्धा सेशन में आप देखेंगे कि कुछ रेजोल्यूशन पास हुए जिसमें ब्रिटिशर्स को इस वॉर का एम पूछा गया कि आप ये जो युद्ध लड़ रहे हो, ये क्यों लड़ रहे हो, इसका एम क्या है, क्या गोल है इसका, क्या इसका गोल है फासिज्म को ख़त्म करना, क्या आप डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हो? अगर ऐसा है तो फिर आप अपनी कॉलोनीज़ को आज़ाद क्यों नहीं कर देते? अगर भारत वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करेगा ब्रिटेन को सपोर्ट करते हुए, तो आज़ाद भारत के रूप में करेगा, तो हमें आज़ाद कर दीजिए, हम सपोर्ट कर लेंगे। ये वार्धा सेशन में हुआ था, ये लिस्ट में नहीं है बट आपको ये याद रखना है। फिर ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया पार्टिसिपेट करे, तो ब्रिटिशर्स की तरफ से अलग अलग ऑफर भेजे जाएंगे, नेगोशिएशंस किए जाएंगे। उसी बीच 1940 में रामगढ़ सेशन हो रहा है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इसके प्रेसिडेंट हैं। इस सेशन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का डिसीजन लिया गया था कि हमें शायद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। हालांकि ये लॉन्च होगा नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। अब ये पूरा, जैसे मैंने आपको कहा, ऑफर्स आएंगे, तो 1940 में भी ब्रिटिशर्स की तरफ से एक ऑफर आया जो हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो उसमें हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे। फिर 1942 में भी एक क्रिप्स मिशन आया था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे ब्रिटेन से, वो भी एक ऑफर लेकर आए थे जिसमें फिर से वो हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब इतने ऑफर ब्रिटिशर्स की तरफ से आ रहे हैं, हम उन्हें रिजेक्ट करते जा रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट हैप्पी विद दिस, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो जब ये क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, तब 1942 में बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में हमने ये तय किया कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट करेंगे।
क्विट इंडिया रेजोल्यूशन यहाँ पे 8 अगस्त 1942 को पास हुआ। 10 अगस्त से यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होगा, इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति भी कहते हैं, अगस्त क्रांति भी कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10 अगस्त को ये शुरू होना था, उससे एक दिन पहले यानी 9 अगस्त को जितने भी प्रोमिनेंट कांग्रेस के लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया गया। फिर भी ये मूवमेंट हुआ बिना किसी बड़े लीडर के, क्योंकि अब जनता अवेयर हो गई थी। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट आप यहाँ पर होता देखते हैं। लास्ट जो सेशन था भारत की आज़ादी से पहले वो 1946 में मेरठ में हुआ है। आचार्य JB कृपलानी के द्वारा इस सेशन को प्रिसाइड किया गया था। दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट कि कांग्रेस का लास्ट सेशन किसने प्रिसाइड किया, क्योंकि इसके ऊपर PYQ आ चुका है। ये थे कांग्रेस के सारे सेशंस। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड अब हमने सेशन के शुरू में जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उन्हें एक बार फिर से देखिए और मतलब पीछे वीडियो को लेके जाइए, क्वेश्चन पर पॉज कीजिए, क्वेश्चन रीड कीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ओके, तो ऐसे और कौन से टॉपिक्स है जो आपको कंप्लीट करने हैं वो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।